नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स और आज के हमारे खास प्रोग्राम यानी कि खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जबलपुर की जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट गुरलीन कौर जी से। आइए जानते हैं गुरलीन जी को और करीब से और बात करते हैं आज मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो वेलकम टू आवर शो खास थैंक मुलाकात। यू रचना जी। नमस्ते सभी को। जी। मेरा नाम गुरलीन कौर है हाँ जी। और जैसे कि आपने कहा बिल्कुल मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। जी। पहले तो धन्यवाद ये थैंक चीज़ करने के लिए हाँ और जी। मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। बिल्कुल। अम, तो सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? मैं बॉर्न एंड बॉट अप जबलपुर की ही हूँ ओके। और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन जबलपुर से ही रही है। तो मेरे लिए जबलपुर काफ़ी करीबी रहा है हमेशा जी। से। पर उसके बाद मैं लखनऊ गई थी पढ़ने। एमिटी से मैंने अपना एमफिल करा है और 1 साल नौकरी करी है दिल्ली में, ओके। दिल्ली सरकार के साथ। और फिर हम वापस आ गए अपने शहर। ओके। तो यानी काफी जगह घूमी हैं आप, पढ़ाई के लिए भी, जॉब के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जबलपुर आना कैसे हुआ? जबलपुर को क्यों चुना आपने? क्या है ना, जब बचपन से आप एक शहर में ही, एक माहौल में ही रहे हैं और जी। उसके कल्चर ट्रेडिशंस में ही आपका पूरा चाइल्डहुड अडल्टहुड सब हुआ है, जी। तो उस चीज़ से अलग होना मेरे लिए शायद बहुत कठिन था। मैं बाहर जाके भी बहुत ज़्यादा जबलपुर जैसा कल्चर, जो हम संस्कार धानी कहते हैं ना, जी वही जी। ढूंढा करती थी। ओके। अपनापन, जैसे हाँ हमारे जी। यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत इंडिविजुअलिटी का नहीं है, हर चीज़ अपन लोग बिल्कुल। कर लेंगे ना वाला, मिलकर, हाँ मिलकर जी। वाला होता है। जी। पर वो चीज़ें मिलती नहीं थी वहाँ। अपने अपने शहर की अपनी अपनी खासियत है। जी। पर समझ आ गया था कि काफ़ी समय तक हम बाहर रह नहीं पाएंगे, ओके, इसलिए तो हम वापस आना ही था। वापस आना ही आए। था। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने बीकॉम किया हुआ है, यानी कि आप कॉमर्स फील्ड से रही हैं और फिर एकदम डिफरेंट फील्ड है ये साइकोलॉजी की। तो ये चेंज की खास वजह? अ, ये बहुत एक रोमांचक दौर था हमारे जी। लिए। हाँ जी। क्या है, जब हम अपनी 10th करके निकले तो जी। हमें अपना सब्जेक्ट चूज करना था। अब क्या होता है, उस समय इतनी गाइडेंस नहीं था, इतना पता नहीं था कि जी। किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। जी। तो हम जो सब कर रहे थे, हमने भी वही सब्जेक्ट ले लिया। ओके। मैथ्स कॉमर्स ठीक है भाई, मैथ्स कॉमर्स ले लिया। मैथ्स हमारा कभी करीबी नहीं रहा था। जी। पर थोड़ा घर से रहता था दबाव, हमने बोला चलो ले लेते हैं। ओके। अब ले लिया, स्ट्रगल करे हैं। मुझे जितना याद है, मैं प्री बोर्ड्स में मैं फेल भी हुई हूँ, ओके। पर कैसे तैसे करके निकाला। अब उसके बाद कर लिया, फिर ऑप्शन क्या बच रहा था, कॉमर्स। तो हम बीकॉम ऑनर्स कर ली उसमें, ठीक है, वहाँ कर लिया। पर तब तक भी क्लैरिटी नहीं थी कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं है, हमारा विजन क्या है, करियर में हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। कैसे बिल्कुल, बनाएंगे? मतलब जैसे कहते हैं ना, एक समय बाद आपका काम आपको सुबह उठाने की इच्छा देता है, हाँ जी। बिस्तर से उठने की इच्छा बिल्कुल, देता है, वैसा बिल्कुल। काम करना चाहिए। हाँ। तो तब तक तो हमें कोई ज्ञान नहीं था कि ये करना जरूरी है, या ऐसा कोई फील्ड लो जो जिसमें आप जुड़ पाओ, कुछ जो करना आपके है करीब ऐसा है। वाला नहीं था, बस जो पढ़ना है, जो सब पढ़ रहे हैं तो हमें भी हम पढ़ना है। भेड़ चाल में चले गए, ले लिया कि तीसरे साल तक आते आते ना दिमाग की बत्ती जली कि ये तो सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है, 9 to 5 की नौकरी करनी नहीं है, इस ये क्रिएटिव नहीं है, मतलब ये हमसे, हमारी आइडेंटिटी नहीं बन सकती इसमें। तो बहुत ढूंढा। इस समय पे हमारा फैमिली सपोर्ट भी, हम नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं रहा, हमको बखूबी सपोर्ट मिला है, वहाँ से भी, दोस्तों से भी हमेशा रहा है, सब मिला। बस आपको अंदर से लगा कि हमसे ना हो पाएगा। हाँ, अब से ना हो पाएगा, तो हम खोज में निकल गए कि अब क्या करना है। जी। फाइनली जाके पता किया तो पीएस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस है जी जी जबलपुर में। जी।
वहाँ पे MA साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी होता था। हमारे ग्रेड्स अच्छे थे बीकॉम में, तो हमारा दाखिला हो गया, हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ एडमिशन में। फिर वहाँ से एक स्विच ऑफ जर्नी स्टार्ट हुआ। तो हम जितना समझ सकते हैं अपने पुराने टाइम को, ये समझ आता है कि शायद ना वो जो एक आहा मोमेंट होता है ना जीवन में, कि आप बिल्कुल एक बत्ती जल जाती है और मिल गया, तो वहाँ हमें सब्जेक्ट हमारा मिल गया। अब मेहनत करी, सब करा, तो गोल्ड मेडल। फिर हमें मास्टर्स में यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हम, तो हमको मिला। और वो पढ़ते पढ़ते समझ आया कि जो मेरी कुछ क्वालिटीज़ हैं, या जिस चीज़ में मैं स्ट्रांग बन सकती हूँ आगे चल के, वो एक इमोशनल अटैचमेंट है। मुझे ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है, मुझे लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है, तकलीफ मुझे बहुत जुड़ा के रखती है। जी हाँ। तो वो सारी चीज़ें मुझे इस सब्जेक्ट में धीरे धीरे मिलने लगी। तो मैं कहीं ना कहीं इससे अटैच होने लगी। और काफ़ी बार लोग पूछते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि मैंने साइकोलॉजी को नहीं ढूंढा, साइकोलॉजी ने मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका तो एकदम डिफरेंट ही था फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहीं नहीं सोचा होगा कि हम इस फील्ड में कुछ कर जाएंगे, वो भी जबलपुर जैसे शहर में, जो जहाँ हमें पता भी नहीं था कि ये सब्जेक्ट होता भी होता। हाँ, वो होता है ना, कहीं एक जुड़ाव, एक सुकून जहाँ मिलने लगे, तो आपको साइकोलॉजी में आकर मिला। ये बताइए कि जबलपुर में क्लिनिक ओपन करने का विचार कैसे आया? जबलपुर ही क्यों? तो अभी फिर हमारी एजुकेशन खत्म नहीं हुई जी। फिर जब 2019 मेरा मास्टर्स खत्म हुआ था। अब एक साल मेरा पूरा प्रेपरेशन में चला गया एमफिल के। आसान नहीं होता है। एमफिल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो हमें लाइसेंस देती है प्रैक्टिशनर्स को अंडर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो हमने कोर्स करा है वो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है। वो 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और उसको पढ़ने के बाद, क्लियर करने के बाद, हम अपना लाइसेंस होल्ड करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो हर कॉलेज में 10 या 12 सीट होती है, और कुल मिला के बहुत कॉलेज नहीं है इंडिया में। हाँ जी। ना उस लेवल तक की मेहनत हो पाती है हर किसी से। तो जब हम इस सब्जेक्ट में अब गए, अब ये पढ़ाई ले ली, क्लिनिकल वर्क में इंटरेस्ट आने लग गया, तब धीरे धीरे हमको ना, जब लीव्स मिलती थी तो हम अपने शहर जबलपुर वापस आते थे। हम लखनऊ थे, तो यहाँ पे उस चीज का ना डर, मतलब स्कैरसिटी देखते थे, कमी देखते थे कि साइकियाट्रिस्ट तो हैं, दवाइयाँ तो लोगों को मिल रही है, पर थेरेपी का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि एक समय बाद शायद दवाई बंद भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कोई मेडिसिन अगर स्टार्ट हो गई तो फिर वो लाइफ लॉन्ग चलती है। बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें जब समझने लगे, कि अवेयर खुद होने लग गए, तो फिर मन हुआ कि जब हमेशा से ही शहर करीबी था, हाँ, तो वापस आके फिर बिल्कुल यहीं के लोगों को बिल्कुल हेल्प की जाए उनकी। तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? फैमिली हर मामले में काफी सपोर्टिव रही है। ऐसे नहीं कहूंगी कि कभी उनको ऐसे यकीन ना रहा हो कि मैं कुछ ना कर पाऊँ। ये हमेशा से थे, पर धीरे धीरे भरोसा बढ़ा है कि फैमिली का भरोसा बढ़ा है। लेकिन आप खुद अपने आप में कितनी श्योर थी जबलपुर को लेकर, सक्सेस मिलेगी? मैं माप तो नहीं पाऊंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई चीज पे पूरे मन से लग जाती हूँ ना, तो वो मिल जाता है। तो इस चीज पे मैं पूरे मन से लग गई थी जी। और वहीं से फिर हमारा क्लिनिक का नाम भी आया था, जो कि मन से ही है। अच्छा कि जब मन से, हाँ, जी हाँ। तो वो नाम भी मेरे और मेरे फादर के बीच में डिस्कशन हुआ था, और उन्होंने ये दिया था जी। कि वो हमेशा से मुझे कहते हैं कि तुम अपने जीवन में जो करो ना, मन से करो। मतलब उन्होंने कभी किसी चीज पे मुझे प्रेशर नहीं दिया, पर वो कहते हैं अपने मन की सुनो। बिल्कुल। तो वहां से हमको ये नाम बड़ा अच्छा लगा था। फिर हमने कह दिया था कि अब मन से ही रख देंगे क्लिनिक का नाम। तो फिर जबलपुर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। बिल्कुल।
तो आपकी जर्नी तो काफ़ी इंस्पायरिंग है और हम इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप बताएं कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू। एक जो है वो दवाई देने की अथॉरिटी रखते हैं, Okay. एलिजिबिलिटी रखते हैं। हाँ जी। और एक जो है वो साइकियाट्रिस्ट के साथ पैरेलली काम करते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट का काम है आपका सिम्टम समझना, दिक्कत समझना और उसके अनुसार आपको दवाई देना। जी। पर कभी कभी क्या, हमेशा इंसान की दिक्कत उसके विचार, उसके भाव बिल्कुल। और उसके बर्ताव, थॉट, इमोशन और बिहेवियर बिल्कुल से बहुत प्रभावित होती है। तो जैसे नींद ना आना, तो नींद आने की गोली है, क्योंकि इसमें केमिकल रसायन है, आपके न्यूरॉन्स और ये सब का मिश्रण है, जी। हॉर्मोन्स का काम है, तो ये दवाई ही कर सकती है, बिल्कुल। इसमें हमारा कोई काम नहीं जी। होता। पर जहां बात नींद आने तक की हो गई, अब वो जो विचार है जो अटका हुआ है वो दवाई से नहीं नहीं जाएगा, जाएगा। बिल्कुल। वो बातचीत करके ही जाएगा, वो एक शायद नया पर्सपेक्टिव समझ के जाएगा, बिल्कुल। या उसके लिए हम अच्छी टेक्निक्स जो हम थेरेपी में देते हैं, जो साइंटिफिक हैं, जी। जो पढ़ी हुई हैं, जी। एस्टैब्लिश्ड है, बिल्कुल। उनके अनुसार जब हम काम करते हैं तो वो साइकोलॉजिस्ट का काम है कि आपके साथ उतना समय बिताना, आपको मदद समझना। करना, समझना, जी। आपके बिहेवियर को समझना, आपके इमोशन को समझना, फिर बताना कि ये कैसे हो रहा है, इससे हम कैसे काम कर सकते हैं। और साइकियाट्रिस्ट का काम है दवाई देना, मोटा मोटा काम दवाई देना। तो ये बताइए कि अगर एक बार मेडिसिन अगर स्टार्ट हो गई तो क्या उसे बंद किया जा सकता है या लाइफ लॉन्ग चलेगी? ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, सिवेरिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे और फ्रीक्वेंसी पे। ओके। कितनी बार दिक्कत आ रही है, कितने समय से दिक्कत है, और क्या माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर कौन सी कैटेगरी में है। तो जब इंसान या कोई भी किसी भी कोई दिक्कत चल रही है, वो सिवियर हो जाता है, तो हम या जो हमारी पढ़ाई कहती है वो ये कहती है कि शुरुआत दवाई से ही होनी चाहिए, क्योंकि आप जब मन को काबू कर पाएंगे या जो रसायन है उनको काबू कर पाएंगे, तब जाके उसके बाद आप बातचीत में उनको बिठा पाएंगे। है ना, आप और मैं आज इसीलिए बातचीत कर पा रहे हैं क्योंकि आज हम प्रेजेंट में हैं। बिल्कुल। पर कोई इंसान अगर यहाँ वहाँ भाग रहा हो, सुन ना रहा हो, रो रहा हो, समझने की क्षमता में ना हो, मैं उससे बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और वैसे भी जो मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो जब ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं तब हम लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो हम सोचते हैं तो नॉर्मल है तो जल्दी से जाते नहीं है डॉक्टर्स के पास तो जब कंट्रोल आ जाए तब फिर आप उन्हें काउंसिल करती हो। हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। और ये हम हकीकत में देख चुके हैं जी। जब हम प्रैक्टिस में आए तो हमें और समझ आया बिल्कुल कि शायद फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट हर किसी के लिए पहले डॉक्टर होगा। उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट भी एक पार्ट है। बिल्कुल। वो पहले फिजिशियन के पास ही जाएंगे। बिल्कुल कि भले ही उनको एंजाइटी हो रही हो, वो फिजिशियन के पास ही जाएंगे। फिजिशियन उनको गोली लिख देंगे, एक समय बाद नहीं हल्के होंगे, फिर वो साइकियाट्रिस्ट को रेफर होंगे, फिर वहां जब दवाई चालू हो जाएगी फिर वो हमारे पास आएंगे। जी। एक कहीं ना कहीं एक डर भी है कि लोगों को पता ना चले, क्योंकि आम भाषा में लोग ये समझते हैं कि या तो पागल हो गया है या फिर तो कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम है कि इसलिए साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तो लोग कहीं डरते छुपाते भी हैं, शायद इससे भी प्रॉब्लम बढ़ती होगी। बिल्कुल सही कहा। होता क्या है कि हमने शारीरिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य समझा है, बिल्कुल, पर मानसिक स्वास्थ्य को बीमारी समझी है। ठीक है, अब जैसे मैं बहुत साधारण सा एग्जांपल लूंगी, ओबेसिटी, मोटापा। बिल्कुल। ठीक है, हम फिजिकल एक्सरसाइज शुरू दिन से इसीलिए करते हैं ताकि हम फिजिकली अपनी बॉडी को
एक स्ट्रक्चर में रख पाए, बीमारियां ना हो, हाँ जी, फिट रख पाए, है ना। पर ये कॉन्सेप्ट हम मेंटल हेल्थ पे नहीं नहीं पाते, लगाते, बिल्कुल क्योंकि हम शायद उसको देख नहीं पाते हैं, घटते बढ़ते हुए महसूस नहीं कर पाते, हमें दिख नहीं रहा है, तो हम उसका मापन भी नहीं कर पाते। एक्चुअली इनिशियल स्टेज पे हम समझ ही नहीं पाते कि ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, कोई टेंशन हुई तो ठीक है, ये घटना हुई है इसलिए टेंशन है, खत्म नहीं। हाँ, और शुरू दिन से शायद हम इसी उसमें रहे हैं ना कि जब कुछ हो जाता था तो घर वाले कैसे बोलते थे ना कि खाना खा लो, सो जाओ, ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सोचो मत, बाहर घूमाते हैं। हाँ। मतलब हर किसी का उपाय मानसिक स्वास्थ्य को लेके बातचीत करना नहीं होता, नहीं है। वो यही है कि ध्यान भटका लो, हाँ, बिल्कुल, है ना। पर जब वो सीमा पार हो जाती है तब फिर जाके तब फिर सबको बिल्कुल लगता है। सही है। तो आप ये बताइए हमें, आपकी जर्नी तो काफ़ी, अब हम आते हैं आपकी जर्नी के ऊपर, काफ़ी इंस्पायरिंग है और आप इतनी सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। तो ये बताइए कि किन किन प्रॉब्लम से आपको दो चार होना पड़ा, उनसे कैसे ओवरकम किया, और स्पेशली ये बताइए कि आज का दिन खास क्यों है आपके लिए। मैं काफी देर से इस सवाल का इंतजार कर रही थी। नहीं, पहले तो ये दिन काफी इमोशनल है मेरे लिए। ओके। आज मेरे ग्रैंडफादर का बर्थ डेट है। हमने उनको 2019 में लूज कर दिया था, और शायद आप अभी भी हम उस चीज से हीली हो रहे हैं। जी। ये मेरा पर्सनल जी। इमोशनल टच है। पर आज जब हमें पता लगा कि ये करना है और सारे संजोग बैठ गए, तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट थी कि अगर हो पाए तो 3 जनवरी को अगर हम कर लें, जी। क्योंकि मेरा काफ़ी समय से उनके जन्म तिथि पे कुछ मानसिक स्वास्थ्य को लेके करने का बहुत बड़ा इच्छा था, और वो आज पूरी होते हुए दिख रही है। बिल्कुल। तो 2019 में जब वो हमें छोड़े हैं, और हमारा पूरा परिवार काफी डिस्टर्ब हुआ होगा। बिल्कुल, Yes. मतलब आज भी शायद हमारी आंखें उतनी ही नम हो जाएंगी जब हम उनके बारे में सोचते हैं। पर कुछ चीजें होती हैं जो हमें कुछ सिखा जाती हैं। तो उनके जाने के बाद ये समझ आया कि हमने शायद उनकी फिजिकल हेल्थ कि न्यूरो सर्जन के पास जाना, ऑर्थो के पास जाना, कार्डियो के पास, सब करा, पर हम शायद मानसिक स्वास्थ्य वाली बात भूल गए। हाँ। और वो कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद रियलाइज हुआ कि शायद अगर हम ये एंगल सोच पाते, वो सब विचार ही हैं, तो शायद हम बचा लेते। बिल्कुल, मन में बात तो आती है क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाए उस जगह पर। जी, तो वो शायद ही है, खैर। जी। पर उनके बाद ये एक था कि वाई फिजिकल हेल्थ इज इक्वल टू मेंटल हेल्थ, और परिवार को ये समझ ज्यादा यकीन के साथ आने लग गया कि ये चीजें असलियत में है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल। तो बस इसीलिए आज का दिन चुना। आपके लिए खास है बहुत। काफी काफी खास। यानी आप अपने दादाजी से काफी क्लोज थे। जी। दादाजी का तो जैसे आपने बताया, लेकिन आजकल हर व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी से सफ़र कर रहा है, तो बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चों को आजकल डिप्रेशन हो जाता है। 10th क्लास के बच्चों को ये डिप्रेशन है कि भाई मैं क्या सब्जेक्ट ले लूँ, टेंशन है हर जगह। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब से 2020 निकला है, हमारा रहन सहन, हमारी आदतें बहुत बदली हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल कैलामिटी ही थी वो, खैर। तो उसके बाद से बच्चों में एक ड्रिफ्ट काफी देखा गया है, उनके अटेंशन पे, उनके कंसंट्रेशन पे, हर चीज पे। पर अगर हम थोड़ी देर के लिए वो सब भूल के अपने बचपन में जाएं, तो बचपन में हमारा रूटीन बहुत स्ट्रक्चर होता था कि हमें सुबह उठना है, स्कूल जाना है, मस्ती करनी है, वापस आना है,
खेल कूद है, खाना खाना है, कोचिंग जाना है, मतलब हम हर चीज टाइम के अनुसार कर रहे होते थे। हाँ, फोन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बिल्कुल। तो अब जो मुझे लगता है, जैसे मैं पेशेंट्स वगैरह देखती हूँ, क्लाइंट्स देखती हूँ, तो मुझे जितना समझ आता है उनके साथ, वो ये है कि वो अपने रूटीन पे बहुत फिक्स नहीं रह पाते। मतलब जैसे ना एक कोई टाइम टेबल नहीं। हाँ, चंचल, जिसको हम कहते हैं ना, काफी चंचल हो गए अब हम। हमें हर चीज की परेशानी हाथ से लेने की, नंबर कितना है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो नंबर आए। पढ़ाई इसलिए नहीं कि कुछ सीखने मिल रहा है, नौकरी अगर अच्छे नंबर आ गए तो अब अच्छी नौकरी मिल जाए। तो हमारे गोल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और हम ये भूल रहे हैं कि अगर हम रूटीन में रहें और 19-20 भी हो, हाँ, तो भी जीवन अच्छा है। एक्चुअली लाइफ वही सही है, नहीं? तो अब हम आपके पेशेंट के ऊपर आते हैं। ये बताइए कि ज्यादातर किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास? मेरा फोटे जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम में रहता है। न्यूरोटिक मतलब जैसे हम कह सकते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, इमोशनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, सेल्फ को लेके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ों में ज़्यादा रहता है। ट्रॉमा अब्यूज़ भी रहता है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट इनके भी पेशेंट्स आते हैं। जी। तो एक बॉन्ड कैसे बिल्ड होता है आपके और आपके पेशेंट के बीच में कि वो आपसे फ्रीली सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर सके? तो पढ़ाई जो बहुत रिसेंट हुई थी एमफिल की, वो एक स्किल ब्रशिंग पढ़ाई कह लो और टेक्निक बिल्डिंग, यही सब, मतलब छोटे छोटी चीजें ना, कि कैसे कोई इंसान जो आपको जानता नहीं, वो आपसे कैसे क्यों बात करेगा, क्यों आपको आपके सारी प्रॉब्लम्स परेशानियां बताएगा। पर क्योंकि हम क्लिनिक वर्क में आ जाते हैं, तो जैसे वो एक डॉक्टर के साथ फ्री होते हैं, हमारे साथ भी ओपन अप हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं उनको एक जजमेंट फ्री जोन चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें, जितना मेरा अनुभव रहा है, उनको आधे से ज्यादा लोग जब बांट लेते हैं ना, तो वो शांत हो जाते हैं। हाँ, मतलब उनको जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत समाधान देना है, सुन ले उन्हें, उनके लिए अवेलेबल होना, उनके साथ एम्पैथी शो करना। तो ये कुछ हमारे ट्रेड्स होते हैं जो हम अपनी क्लिनिकल स्किल्स में सीखते हैं, और वही हम अपनाते हैं जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यानी हम एक मोटे तौर पर ये कह सकते हैं काउंसलिंग आप करती है, उनसे बातचीत करती है, उनकी प्रॉब्लम सुनना समझना है। तो ये बताइए कि आप पेशेंट के साथ साथ क्या उनकी फैमिली को भी काउंसल करती हैं, क्योंकि रहना आफ्टर ऑल उन्हें अपनी फैमिली के साथ है, कि इनको किस तरह ट्रीट करिए, आप कैसे बातचीत करिए, ऐसा कुछ? बिल्कुल। ये केस टू केस भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया के केस नहीं आते। जैसे जबलपुर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बहुत ग्रुप वर्क है, मतलब फैमिली ओरिएंटेड काम है, संगठित परिवार है, ठीक है। पर जैसे अगर हम दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर तरफ जाते हैं, तो वो न्यूक्लियर हो जाता है, ठीक है। तो उनमें हमें आपस में उनकी चीजें समझ के समझानी पड़ती है। तो डिपेंडिंग ऑन द केस हम बिल्कुल परिवार से भी बात करते हैं, उनको भी समझाते हैं, और इसके लिए कई मॉडल्स होते हैं जो हमने पढ़ाई में पढ़े हैं। जैसे बायोसाइकोसोशल मॉडल हो गया, जिसमें हम पूरा परिवार का, उनको भी लेना, कैसे इंडिविजुअल होता है, तो वो सारी हम टेक्निकली फिर समझाया जाता है। तो ऐसे करके हम डील करते हैं। तो लोगों की हेल्प करके कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको? जैसा आपने एक वर्ड भी यूज किया था कि कहीं एक गिल्ट थी कि हम दादाजी के लिए नहीं कर पाए, तो वो क्या कुछ कम हुआ है? वो तो मुश्किल ही होगा क्योंकि वो पारिवारिक हो जाता है जी, तो वही बायस आ जाता है। जब हम परिवार की तरफ बात करते हैं, या जिनसे हम प्रिय हैं, जिनके लिए हम प्रिय हैं, उनके लिए हमेशा ना एक दिल में थोड़ी टीस रहती है, तो आपको थोड़ा एक
भारीपन महसूस होता है। पर बिल्कुल। जब आप पेशेंट और क्लाइंट पे आते हैं तो वहाँ आप प्रोफेशनल हो जाते जी। हैं, आप समझते हैं जी। पर आप संबंध नहीं बनाते। हाँ बिल्कुल। तो वो खैर अलग रहेगा, परिवार वाला। पर जी। हाँ, जो आपने सवाल पूछा ये हमें काफी अच्छे से याद है। जब हम एमफिल खत्म कर रहे थे जी। तो एक केस हमारे पास आया था जी। जो कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का केस था। अब बॉर्डर लाइन कैसे होते हैं ना कि उनमें अटैचमेंट का थोड़ा इशू रहता है, मतलब क्योंकि उनके अपने अंदर इतने अप एंड डाउन चल रहे होते हैं कि उनको हर किसी के साथ अपनापन लगता है, मोटा ओके। मोटा। अच्छा। तो जो हमारे पास एक केस आया था, और अब हमारी थेरेपी काउंसलिंग चालू हुई, सब हो रहा, पर वो हमें एट रैंडम टाइम पे मैसेज करते थे, और वो ऐसे भी मैसेजेस होते थे दैट आई विल सुसाइड, और वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उस दौरान जब हम अपनी आखिरी दौर की ट्रेनिंग में थे और हम सुपरविजन में थे और ये सब देखते थे, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी हाँ कि बिल्कुल। हमें इनको बचाना है, हाँ, ये हमें कहीं इनके कुछ लिए करना है। जी बिल्कुल। तो ये सवाल मुझे अच्छे से याद है, मेरे एचओडी सर को पूछा था, और उन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस में मुझे एड्रेस किया था कि आप एक प्रोफेशनल हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा, और आप उसी लेवल तक किसी से जुड़िए। किसी से जुड़ सकते हैं, किसी की बिल्कुल। मदद कर सकते हैं जितना आपके हाथ में। हाँ जी। वहाँ एक इमोशनल ड्रिफ्ट नहीं आना है जब आप पेशेंट देख रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो करिए, सब करिए, उनके परिवार को बोलिए अगर इमरजेंसी केस है तो हॉस्पिटल रेफर करिए, आप सारे प्रोसीजर करिए, पर उसको ना गिल्ट से मत जोड़िए, क्योंकि वो आपको प्रोफेशनली वर्क करने में मदद नहीं करेगा। और आप कर पाए जितना आप कर सकते थे वो आप कर चुके। बिल्कुल, वहाँ पर्सनली फिर इन्वॉल्व होने लगे। तो वो बात मुझे आज तक याद है कि बहुत जरूरी है ये समझना कि हम उनके लिए रिसोर्स क्या दें। पर कोई पेशेंट अब तो खैर नहीं होता है, अब वो गिल्ट मुझे कैरी नहीं करना है, या वो दबाव मुझे नहीं रखना है कि मैं ही इसके लिए सब कर सकती हूँ। मैं उसके लिए सारे समाधान दे सकती हूँ, जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते वो वाली बात जी। तो अब हम एक छोटा सा पर्सनल सा आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि फ्री टाइम में गुरलीन क्या करना पसंद करती है? बहुत कुछ। गुरलीन बहुत मचलती हुई प्राणी है। हमारे माँ बाप हमको बहुत बोलते थे कि क्योंकि हम इतने सब्जेक्ट बदले हैं, हमने इंटीरियर भी करा है, हमने डांस भी करा है, सब करते थे, हमको अब हमेशा कहते थे बेटा अब एक चीज पकड़ लो, अब कोई नया मत ले आना कि अब और कुछ करना है। पर हम हमेशा से ही बहुत जिज्ञासा में रहते, हर चीज के बारे में जानकारी। हाँ, हर चीज को सीखने का बहुत शौक है, क्रिएटिव बहुत हूँ, मंडाला आर्ट मुझे बहुत पसंद है, कथक डांसर हूँ मैं। तो फ्री टाइम में ऐसा कुछ फिक्स नहीं। अब की बात अगर मैं करूँ तो मुझे ट्रैवल में अब बहुत सुकून मिलता है, एकांत, अकेले अपना निकलना, कुछ करीबी लोगों के साथ रहना, समय बिताना, और गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है। तो अभी के लिए तो शायद यही है, बाकी रीडिंग वगैरह रहती है जी। पर हाँ, जब अपना समय है तो फिर उस समय ना पेशेंट सोचना ना क्लाइंट सोचना, हाँ, फिर अकेले में सिर्फ खुद के साथ बैठ के रिफ्लेक्ट करना जी। आपको क्या लगता है कि म्यूजिक कितना हीलिंग है? पहले तो अनुभव नहीं था, पर अब ऐसा लगता है कि काफी सवालों के जवाब आपको जब आप अपने पसंद का गाना सुनते हैं या गुनगुनाते हैं, जैसे हमें गजलें बहुत पसंद है, हमें सूफी गाने बड़े पसंद हैं, सरताज हमारा फेवरेट है। तो जब हम ये सब सुनते हैं ना तो सवाल के जवाब ना भी मिले तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, टेंशन से थोड़ा सा रिलीफ मिल ही जाता है, तो काफी हीलिंग जी।
ये बताइए आपका विजन क्या है, क्या सोचती हैं आप अपने आपको कहाँ देखती हैं कुछ सालों बाद? हम तो यहाँ भी नहीं देखते थे अपने आप को, पर बहुत बहुत ग्रेटफुल है हम हर चीज के आज तक। पर मेरा ऐसा, मैं बहुत ज्यादा प्लान नहीं कर पाती, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं समाज के लिए अगर बहुत ज्यादा कुछ कर पाऊँ तो मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। और वो कोई भी चीज हो सकती है, ये नहीं कि मानसिक स्वास्थ्य। किसी समय में मुझे अगर लड़कियों के लिए कुछ काम करना पड़े तो मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए करने के लिए। हमारा 2017 में एक रिने नाम से एक हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस हुआ करता था। तब हम पढ़ाई करते थे तो हम साइड में सब काम भी करते थे। तो वो पूरा जो घरेलू महिलाएं हैं उनको प्रमोट करने में काम करता था कि उनसे हम बैग्स बनवाते थे और कैंडल्स और ये सब चीजें, और फिर उनको हम सेल करके उनको पे करते थे। तो कोई भी सामाजिक तौर से जहाँ मैं बंध पाऊँ और कुछ कर पाऊँ, मेरा विजन एंड वही होता है जाके। ओके, तो आपको कई सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है, उसके बारे में कुछ बताइए। पहला हुआ था जब हम अपना मास्टर्स कंप्लीट करे थे जी। वो गोल्ड मेडल था यूनिवर्सिटी टॉपर, और वो बहुत करीबी इसीलिए है क्योंकि कभी लगा नहीं था कि हम बीकॉम छोड़ के साइकोलॉजी लेंगे और टॉप कर जाएंगे, पर समय के साथ हो गया, अच्छा है। और उसके बाद जब हम एमफिल कंप्लीट करें तो एमिटी का हाईएस्ट अवार्ड रहता है, एमिटी लखनऊ से हमें मिला था बलजी शास्त्री बेस्ट इन ह्यूमन बिहेवियर करके अवार्ड होता है। तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अवार्ड होता है, वो हमें मिला था। और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी के वहाँ जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा। उस दौरान मेरा डेजर्टेशन जो हमारा रिसर्च वर्क था वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ था। तो हमने जो अपना रिसर्च पेपर करा था वो विकलांग लोगों के ऊपर करा था। तो काफ़ी इंटरेस्ट आया था उस सब्जेक्ट में और आज भी है। तो बस बहुत बहुत बधाई आपको सी टाइम्स की तरफ से ये आपको अवार्ड्स मिले हैं। और चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? चलते चलते पहले तो मानसिक स्वास्थ्य को अगर मैं उसको सोच के बोलूं तो जितना हम फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, थोड़ा अब हम मानसिक स्वास्थ्य को भी उस लेवल पे लाने लगे जी। दूसरा, जो काम करने की इच्छा रख रहे हो, ऊर्जा रखते हो, विजन रख रहे हो, उसको मन से करो, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं कि हमेशा आपको हर चीज पे घर वालों का, परिवार का, समाज का अप्रूवल मिले, पर अगर आपको लग रहा है कि आपका गोल सही है, जो आप पाना चाह रहे हो वो सही है, वो आपको दिख रहा है जी, तो आप बढ़ते चलो, रुको मत और खुश रहो, मस्त रहो। ओके, बस अपना ध्यान रखो। ओके, तो थैंक यू सो मच हमसे इतनी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे गुरलीन कौर जी से, जिन्होंने मेंटल हेल्थ पर काफ़ी सारे अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ जरूर उठाएंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।